वेरी वॉर्म वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 20 अप्रैल 2022 है। हमारे टेबल के ऊपर हैं चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशन फ्रेमवर्क, फिर आईएमएफ की जो मीटिंग है उसके बारे में बात करेंगे, फिर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की मीटिंग आईएमएफ के एमडी के साथ हुई, और स्ट्रक्चरल इश्यूज, तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल इश्यूज जो भारत को फेस करने पड़ सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशन फ्रेमवर्क। हम श्योर आपको पता है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा मनी एट ए क्रॉस रोड एक मीटिंग, एक सिंपोजियम क्रिएट किया गया था वॉशिंगटन डीसी में। और इस पर्टिकुलर मीटिंग को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी अटेंड किया, और उन्होंने इस मीटिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है। उन्होंने ये कहा है कि क्रिप्टो करेंसी जो है ना, ये इसको लेकर हमें एक ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशन फ्रेमवर्क चाहिए। पूरी दुनिया को एक ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशन फ्रेमवर्क चाहिए। अब नाम से ही पता चल जाता है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए, इसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत लाने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए, हमें यानी कि पूरी दुनिया को। मैं इस चीज़ पर इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, और निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है क्रिप्टोज को लेकर। उन्होंने कहा कि क्रिप्टोज जो हैं वो हमारी इकोनॉमी के लिए, यानी कि हमारे देश की इकोनॉमी के लिए और दुनिया की इकोनॉमी के लिए, बात करें दुनिया की सोसाइटी के लिए बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग जो इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाली एक बात है, तो क्रिप्टो डायरेक्टली मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करते हैं या फिर इनके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। नंबर वन, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। एंड नंबर टू इज़ टेरर फाइनेंसिंग, के आतंकवादी संगठन जो हैं वो एक दूसरे को, या फिर जो लोग हैं जो आतंकवादी संगठन को पैसा भेजना चाहते हैं वो क्रिप्टो के माध्यम से दे सकते हैं। तो आतंकवादी संगठन जो हैं वो और ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सोसाइटी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो क्रिप्टो करेंसी के ये सबसे बड़े रिस्क हैं। अब चीज़ें यहाँ पर लिखी नहीं गई हैं, लेकिन जो कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस अगर हम करें तो भारत सरकार का क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या स्टैंड होगा वो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हमें पता चल सकता है। अभी तक भारत सरकार ने जो स्टेप्स उठाए हैं वो क्रिप्टो को रोकने के लिए नहीं, या फिर आई वुड से चॉक होल्ड यानी कि उसके ऊपर एक पार्किंग ब्रेक नहीं लगाई है। अभी धीरे धीरे ब्रेक्स अप्लाई करने की शुरुआत की है। फॉर एग्जांपल, टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया कैपिटल गेन पर, जो आपको टैक्स पे करना है क्रिप्टोज पर, और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ये भी ऐड कर दिया है। तो क्रिप्टो एक्सचेंज पर ट्रांजैक्शन करना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट या फिर एक्सपेंसिव बना दिया है। एक्सपेंसिव यानी कि डिफ़िकल्ट बना दिया है। लेकिन अब भारत सरकार का स्टैंड यहाँ पर नज़र आता है कि हमें ग्लोबल लेवल पर एक क्रिप्टो रेगुलेशन फ्रेमवर्क चाहिए। और ग्लोबल लेवल पर क्यों? क्योंकि कोई भी एक देश अगर इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है तो फिर हम क्रिप्टोस को रोक नहीं पाएंगे। और जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, देखिए, कोशिश अच्छी है कि दुनिया के सभी देश ऑन बोर्ड आकर, हर एक देश आकर क्रिप्टोज को एक प्रकार से बैन करें, राइट। तो ये एक अच्छा सपना है, राइट, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन वी नो द रियलिटी कि टैक्स हेवंस जो हैं, तो टैक्स हेवंस कभी भी ये चीज़ होने नहीं देंगे। सी, वी हैव रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट टैक्स, आपको टैक्स पे करना है, ग्लोबल लेवल पर भी एक एक्सेप्टेंस है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज भी टैक्स हेवंस ऑपरेट कर रहे हैं ना, दुनिया के कितने सारे कोनों पे टैक्स हेवंस है, और इनका इस्तेमाल हर देश डायरेक्टली इनडायरेक्टली करता है। व्हेन आई से देश, आई मीन टू से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। कई सरकारें भी टैक्स हेवंस का इस्तेमाल करती हैं और कई पॉलिटिशियंस भी करते हैं। तो जब तक इस प्रकार के टैक्स हेवंस हैं तब तक क्रिप्टोज को रोक पाना नियरली इम्पॉसिबल होगा। अगर हम एक ग्लोबल फ्रेमवर्क भी बना लें तो भी टैक्स हेवंस इनको अलाउ करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी। तो अगर 100% सभी देश मिलकर इसको रोकने की कोशिश करें तो ये चीज़ पॉसिबल है। एक दो देश भी इसमें से निकल गया तो भी जो मेन एम हमें चाहिए वो एम हम
हासिल नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली ये बड़ा रिस्क है, मनी लॉन्ड्रिंग इससे हो सकता है, टेरर फाइनेंसिंग हो सकता है, तो ये एक चिंता का विषय तो है ही। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड भारत के ग्रोथ के बारे में एक फोरकास्ट दिया है। जनवरी में आईएमएफ का कहना यह था कि भारत का ग्रोथ जो है वो 9% होगा इस साल फाइनेंशियल ईयर 23 में, लेकिन अब आईएमएफ का कहना यह है कि ग्रोथ जो है वो 8.2% होगा। तो जो फोरकास्ट है उसमें क्लियरली नज़र आता है कि ग्रोथ जो है वो हमारा थोड़ा कम होगा। उसके पीछे रीजंस भी, और रीजंस जो है वो कुछ ऐसे हैं, राइट, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक चीज़ की वजह से एक और चीज़ होती है, उसकी वजह से एक दो चीज़ और होती है। फॉर एग्जांपल वीकर डिमांड और क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा, तो इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो डिमांड जो है वो चीज़ों की कम हो जाती है क्योंकि उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। अब प्राइस इंक्रीज़ हो गई है तो प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगा। प्राइवेट कंजम्पशन कम होगा तो फैक्ट्रीज़ का प्रोडक्शन कम आएगा। फैक्ट्रीज़ का प्रोडक्शन कम आएगा तो उतनी जो नाइट शिफ्ट हैं, एक्स्ट्रा जो काम मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, तो लोगों की इनकम अगेन कम होगी। इनकम कम होगी तो फिर वो कंजम्पशन कम करेंगे। तो ये जब एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाती हैं और ऊपर से इन्फ्लेशन या फिर महंगाई बढ़ती जाती है, तो ये साइकिल जो है वो इकोनॉमी का जो पहिया है वो धीरे धीरे करके स्लो डाउन होने लगता है, और स्लो डाउन वाली सिचुएशन में नया इन्वेस्टमेंट भी नहीं आता है। तो नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो नई जॉब्स जनरेट नहीं होगी, अगेन वो साइकिल जो है वो चलती रहेगी। तो ये सिचुएशन जो है वो सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में हमें नज़र आ रही है। और एक तो हम कोविड से बाहर निकल रहे थे और ऊपर से ये वॉर की सिचुएशन स्टार्ट हो गई, तो इसने चीज़ों को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया है। इंडिया विल रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी डिस्पाइट 0.8% पॉइंट कट। ये आईएमएफ का कहना यह है कि भारत जो है वो मेजर इकोनॉमीज़ की बात करें, बड़ी इकोनॉमीज़ की बात करें, तो सबसे ज़्यादा स्पीड जो है वो भारत की रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए जो प्रोजेक्ट किया है, जो फोरकास्ट किया है, प्रोजेक्शन जो किया है, फोरकास्ट जो किया है वो दैट इज़ 7.2%। पहले 7.8 कहा था, अब 7.2। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने भारत के बारे में कहा है 7.5%। चाइना के ग्रोथ की बात करें तो चाइना का ग्रोथ जो है वो पहले 4.8 कहा जाता था, लेकिन अब 4.4% से चाइना ग्रो होगा। रिमेंबर, चाइना की इकोनॉमी हमसे कितनी 5-6 गुनी ज़्यादा बड़ी है, तो 4.4 इज़ नॉट बैड एट ऑल, राइट। और ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो पहले 4.4 कहा जाता था, बट वॉर जब से स्टार्ट हुआ है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो तब से नया फिगर जो है तो उसने ग्रोथ को कट किया है 3.6%। और ये जो वॉर की इम्पैक्ट है, ये सिस्मिक वेव्स की तरह, अर्थक्वेक की जैसे वेव्स आती है ना, वैसे ही वेव्स की तरह अलग अलग क्षेत्रों को अफेक्ट कर रही है, जैसे कि कमोडिटी मार्केट्स, ट्रेड, फाइनेंशियल लिंकेजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों, हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की मुलाकात आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जियोर्जिएवा के साथ हुई, और इस मीटिंग में डिस्कस करते हुए ये बात सामने आई है कि दोनों लीडर्स ने करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रही है, जैसे कि ये वॉर और इसकी इम्पैक्ट इकोनॉमी पर क्या होगी, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। भारत सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसको हम कहते हैं कैपेक्स, राइट, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम शॉर्ट फॉर्म में कैपेक्स कहते हैं। ये नए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जब आप लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो दैट इज़ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लीजिए कि आपका परिवार है और अब आप एक फैक्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, राइट। लेट्स से कि ये एक बड़ा सा शेड जो है वो आपने ख़रीदा है और आप यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो ज़मीन खरीदी आपने और ये शेड क्रिएट किया, मशीनरीज, ये सारी चीज़ें खरीदी। तो ये क्या किया आपने? ये आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, राइट। ये कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया और आप इससे बिजनेस जनरेट करेंगे, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरे जो एक्सपेंडिचर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक नया सूट खरीदा, आपने एक नई कार खरीदी, तो दैट इज़ नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप फैक्ट्री के बिजनेस में हैं तो दैट इज़ नॉट योर
कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, अगर लेट्स से आप एक स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्टेज पर जाते हैं और लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं, तो अलग बात है कि अगर आपने एक अच्छा सा बिजनेस सूट खरीदा है तो दैट विल बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो आपको बिजनेस जनरेट करके दे रहा है। तो हर एक क्षेत्र का अलग अलग होता है। तो सरकार के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर कैपेक्स है कि रोड्स बनाना, स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना और दूसरी ऐसी फैसिलिटीज़ क्रिएट करना जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट मिले, तो दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो 2022-23 में सरकार ने कैपेक्स जो हैं उसको 35.4% इंक्रीज़ कर दिया। 7.5 लाख करोड़ रुपीज़ सरकार कैपेक्स में इन्वेस्ट करेगी। आई वॉन्ट यूज़ द वर्ड एक्सपेंस, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जॉब्स और इकोनॉमिकल जो साइकिल है, जो व्हील है, उसको एक नया मोशन मिलेगा। लास्ट ईयर 5.5 लाख करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, इस साल 7.5। और निर्मला सीतारमन जी ने बताया कि एक तो एकोमोडेटिव फिस्कल स्टैंस, यानी कि जहाँ पर अगर ज़रूरत है तो वहाँ पर सरकार इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार का एक स्टैंड रखा। बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए, राइट, बहुत सारे लॉज में बदलाव किए, उनको अप टू डेट बनाया गया। और मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी जो ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए रेट और सारी चीज़ों को, लिक्विडिटी का फ्लो जो है वो काफ़ी अच्छा रखा। तो ये तीन बड़ी बड़ी चीज़ों की वजह से जो ये जो रिकवरी है, पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी, वो काफ़ी अच्छी आई है। आईएमएफ के जो एमडी है उन्होंने भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की काफ़ी तारीफ़ की और कहा कि भारत ने सिर्फ अपने देश में नहीं लेकिन दूसरे पड़ोसी देशों में भी वैक्सीन्स को पहुंचाया और काफ़ी अच्छी चीज़ की। इसी के साथ श्रीलंका की जिस प्रकार से भारत मदद कर रहा है तो इसकी भी काफ़ी प्रशंसा मैडम जियोर्जिएवा ने की है। स्ट्रक्चरल इश्यूज़ की बात करें तो कुछ मिड टर्म स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हाईलाइट किए गए हैं और इसमें है क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करना, डिजिटल करेंसी को भारत सरकार लॉन्च करने वाली है, तो दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 जो है वो बैंकिंग सेक्टर्स के कुछ कंसर्न्स हैं उनको डील करना, उनके साथ डील करना, उनको सॉर्ट आउट करना। और नंबर 3 जो है दैट इज़ ग्लोबल इकोनॉमी के साथ भारत और ज़्यादा इंटीग्रेट हों। तो ये तीन बड़े स्ट्रक्चरल, मिड टर्म स्ट्रक्चरल इश्यूज जो हैं इसके बारे में टोबियास एड्रियन, जो फाइनेंशियल काउंसलर और डायरेक्टर ऑफ मॉनेटरी एंड कैपिटल मार्केट्स इन डिपार्टमेंट है आईएमएफ के, उन्होंने कहा कि ओवरऑल आईएमएफ जो है ये भारत को काफ़ी पॉजिटिव तरीके से देखता है और रिकवरी काफ़ी अच्छी है, नया ग्रोथ है, नई अपॉर्चुनिटीज़ है, नया डेवलपमेंट हो रहा है। और इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि अब भारत सरकार जो है, सेंट्रल बैंक जो है वो डिजिटल करेंसीज लॉन्च करने वाली हैं, तो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, फाइनेंशियल डेवलपमेंट होगा और भारत का एक्सपीरियंस जो है वो दुनिया के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत की इकोनॉमी जो है वो दुनिया की इकोनॉमी के साथ और ज़्यादा अच्छी तरीके से इंटीग्रेट हो सकती है। भारत बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट्स कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर सकता है। इसके साथ भारत जो है वो अपने देश के प्रोजेक्ट को दूसरे देशों से मंगवाए गए या फिर एक्ट्रैक्ट किए गए पैसों से फंड कर सकता है और भारत भी दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि आज दुनिया के अलग अलग देशों में आपको इंडिया का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। तो और ज़्यादा इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, ऐसा टोबियास एड्रियन साहब ने कहा है। And that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. Please make sure कि आप इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। ये सीरीज़ जो है इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, राइट, ऐसी सीरीज़ अवेलेबल नहीं है। इट्स ए यूनिक सीरीज़ एंड आई एम श्योर कितने सारे स्टूडेंट्स को इससे हर रोज़ बेनिफिट मिल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कैपेसिटी इससे बिल्डअप हो रही है। लेकिन अगर आप इसको शेयर नहीं करेंगे तो इसका ग्रोथ नहीं होगा और ग्रोथ नहीं होगा तो इसका कोई पॉइंट नहीं बनता है कि इसको हम कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं है कि आई वांट टू क्लोज दिस सीरीज़, इट इज़ वेरी नियर एंड डियर टू मी, लेकिन अगर आप इसको शेयर करेंगे हर रोज़, एवरी सिंगल पर्सन, और ये मैं चीज़ एंड में क्यों बता रहा हूँ पता है, क्योंकि जो व्यक्ति ये सारी चीज़ों को अभी तक जिसने पूरी चीज़ों को समझा है, राइट, देखिए चीज़ें जो हैं वो अपने आप में इंटरेस्टिंग और बोरिंग नहीं होती हैं। लेट मी टेल यू एक बहुत ही ब्लंट, एक बहुत ही रियल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी स्टडी मटेरियल जो है वो एंटरटेनिंग या फिर बोरिंग नहीं होता है। ये आपका दिमाग है, ये आपका पर्सपेक्टिव है
जो इसको बोरिंग और डिफ़िकल्ट या फिर एंटरटेनिंग, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो भी है, वो आप बनाते हैं। आपकी जो भी एक दृष्टि है वो उस चीज़ को बनाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उनको इकोनॉमी और फाइनेंशियल न्यूज़ में डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन डर इतना है कि वीडियोस भी देख नहीं पाते, इतना डर है। यू वॉन्ट बिलीव, लेकिन ये साइकोलॉजिकली ऐसा होता है। फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक दो टॉपिक्स देखे फिर सोचते हैं कि चलो इसको बाद में देखूंगा। यहाँ पर एनर्जी की एक कमी है, फोकस की एक कमी है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, द एंड तक, दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स कि आपने पूरा वीडियो देखा। वो सारे हर्डल्स जो दूसरे लोगों के लिए है, वो हर्डल्स आपके नहीं हैं। आपकी एक अच्छी आदत है कि आप पूरे वीडियो को देखते हैं, अच्छे वीडियो को पूरा देखते हैं। बुरा वीडियो होगा तो आप भी छोड़कर चले जाएंगे, वो भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन अगेन, बुरा और अच्छा जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है। स्टडीज़ में बुरा और अच्छा नहीं होता है। स्टडीज़ में तो आपको चीज़ें नई नई सीखनी है, ऐसा ही दिमाग आपको क्रिएट करना है, बिल्ड करना है। नहीं है तो बिल्ड किया भी जा सकता है। एनीवे, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि क्योंकि आपने पूरा वीडियो देखा है, यू नो द क्वालिटी ऑफ दिस कंटेंट। और अगर आप इसको शेयर नहीं करेंगे, यू आर द इन्फ्लुएंसर, आप इन्फ्लुएंसर हैं। और अगर आप दूसरों को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे तो ये सीरीज़ कैसे ग्रो होगी? सोचिएगा ज़रूर इसके बारे में। आई नीड योर सपोर्ट, राइट, एंड आई नीड द चैनल नीड्स योर सपोर्ट। एंड मेरी यही आशा है कि यू गाइज विल सपोर्ट दिस चैनल लाइक यू हैव ऑलवेज did so far. Thank you very much. God bless you all. Stay curious. Jai Hind.